जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे पंकज श्रीवास्तव जी का। पंकज श्रीवास्तव जी जाने माने स्कॉलर हैं, जाने माने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है, और उसमें भी स्पेशल एक्सपर्टीज चाइनीज इश्यूज पर है। चाइना की स्ट्रेटजीज पॉलिसीज पर बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, जी, आज आपने टाइम धन्यवाद। दिया। सर, ट्रंप ने आने से पहले ही एक वॉर शुरू किया हुआ था, जिसे हम कहेंगे कि एक ट्रेड वॉर शुरू किया, डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ, मैं आने के बाद चाइना को बताऊंगा या चाइना के ऊपर एग्रेसिव पॉलिसीज यूज करूंगा। आने के बाद उसने किया भी, 25% टैरिफ्स लगा दिए। और 25% टैरिफ्स लगाने का मतलब ये था कि बहुत ही जबरदस्त लेवल का एक जिसे कहते हैं कि रिएक्शन चाइना की तरफ से आना चाहिए था। लेकिन चाइना, मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अल्टरनेट पॉलिसीज तो निकाल रहा है, हेड ऑन कॉलिजन से बच रहा था। हालांकि बाद में कुछ टैरिफ वगैरह भी लगाए, 25% के बदले में 25% लगाए, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है मैं उस पर भी बता नहीं पा रहा। मैं इसीलिए आपसे जानने के लिए हम बैठे हैं कि शुरू में तो शोर मचा, उसके बाद मामला ऐसा लग रहा है कि ठंडा सा हो गया। चाइना ने कोई अल्टरनेट निकाल लिया, चाइना ने अल्टरनेट पॉलिसीज बना ली, और कहीं ना कहीं ट्रंप को या ट्रंप की पॉलिसीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए अपना एडजस्टमेंट कर लिया। मैं इसी मामले में आपसे जानना चाहूंगा कि ये मामला क्या था और चाइना ने काउंटर पॉलिसी बनाई क्या है। जी सर। देखिए, ये जो ट्रेड वॉर है, ये शायद 2015-16 से शुरू हुआ है, चाइना और अमेरिका के बीच में। यस सर। अमेरिका ये कहता है कि चीन हमारी नीतियों का गलत फायदा उठा रहा है, और दुनिया की उस समय चीन तीसरी बड़ी इकोनॉमी था। अमेरिका, जापान और फिर चीन। तो उस समय भी चीन उस समय तो डेवलपिंग इकोनॉमी में खुद को रजिस्टर करवा रखा था उसने, और आज भी डेवलपिंग इकोनॉमी ही है, बोलता है खुद को। तो उसमें होता क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ टैरिफ्स में छूट दी जाती है। उस छूट का फायदा चीन को मिल रहा था। लेकिन अमेरिका से जो सामान चीन जा रहा था, उसमें कोई ऐसी छूट नहीं थी, ड्यूटीज वगैरह प्रॉपर लग रही थी। तो अमेरिका को दो तरफा नुकसान हो रहा था। अब ट्रंप जैसे कि बिजनेस क्लास से आते हैं और व्यापारिक सोच वाले आदमी हैं, और व्यक्तिगत नेचर इनका जो है, ये बड़ा ही ब्लंट किस्म के आदमी है, एकदम मुंहफट किस्म के, जो होता है तुरंत बोल देते हैं। तो उन्होंने जो भी इनके थिंक टैंक ने पॉलिसीज बनाई थी, उन्हें जस का तस एकदम रख दिया, डिप्लोमेटिकली बाइडेन की तरह नहीं बात किया। तो उसके बाद क्या है, हालांकि ये बाइडेन के समय, उससे पहले भी जब बराक ओबामा थे, उस समय भी ये जो ट्रेड वॉर था चल रहा था चाइना के साथ। तो उस समय से ही बहुत सारे जो चाइनीज बिजनेसमैन थे, वो क्या कर रहे थे, वहां से निकल के वियतनाम जा रहे थे। वियतनाम सबसे ज्यादा इसलिए जा रहे थे क्योंकि वियतनाम में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और कम्युनिस्ट है अभी भी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की वजह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका होता है, बहुत ही अलग, बहुत ही फास्ट, बहुत ही सुचारू रूप से होता है काम। डेमोक्रेसीज में जो क्या बोलते हैं, हिकअप्स आते हैं, वो चीज नहीं होती वहां पर। इससे बहुत सारे जो, और दूसरी बात ये भी थी कि वियतनाम में लेबर बड़ा सस्ता था। तो एक तो आप चाइना के टैग से बच गए। अब वो सामान पर मेड इन चाइना की जगह मेड इन वियतनाम लिखा था। और मेड इन वियतनाम लिखने के साथ साथ ये भी था कि वहाँ जो लेबर कॉस्ट थी, बड़ी कम थी। इसे चीनी कैपिटलिस्ट को, चाइनीज कैपिटलिस्ट जो थी, उन्हें फायदा हो रहा था। तो चीन ने दाएं बाएं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि चीनी बिजनेसमैन ने रास्ता निकालना शुरू कर दिया। वो काम हमारे यहाँ भी होता है। जब आप मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल, अगर आपने हरियाणा में कोई अपनी फैक्ट्री लगाई है, हरियाणा सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए आपके फैक्ट्री के ऊपर, तो आप देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर मैं जा सकता हूँ, जहां पर हम टैक्स नहीं लगेंगे, या टैक्स हॉलीडे है जहां पर सरकार की तरफ से, और लेबर सस्ता है। तो आप चलते सोचते हैं भाई, हिमाचल प्रदेश चलते, सोलन आप जाइए, हिमाचल प्रदेश के सोलन में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। वहां पर आपको 5 साल का टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा, 5 साल आप वहां रहेंगे। फिर जब 5 साल के बाद सरकार वहां टैक्स लगाएगी, तो आप बोलेंगे कहाँ जाए अब। आप देखते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा राइज कर रहा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, दूर है, लेकिन आपको वहां टैक्स हॉलीडे मिला, फिर आप वहां चले जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि बिजनेस में कंपटीशन इतना है कि टैक्स सेविंग जो है ना, वही आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरह से चीनी बिजनेसमैन ने भी किया, और सिर्फ वियतनाम ही नहीं, वियतनाम के साथ थाईलैंड भी है, कुछ लोग इंडोनेशिया भी है, कुछ मलेशिया भी है, कुछ लाओस और कंबोडिया। ये तो चीन के एकदम चीन जैसे ही देश हैं, ये भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं एक तरह से, नाम की जो डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं वहां पर।
अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ है, कुछ चीनी बड़े बिजनेसमैन ने मेक्सिको में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मेक्सिको में जाकर के उन्होंने 1% की पार्टनरशिप मैक्सिकन को दी और बाकी अपने पास रख लिया। इस तरह से पार्टनरशिप करके लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अब सामान जो है मेक्सिको में बनाने लगे। फिर कुछ चाइनीज बिजनेसमैन कनाडा में चले गए। तो एक तो चीन से सामान का ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट बचता था, लगता था वो बच गया है। और ऑफशोर से सामान आने के बजाय लैंड रूट से ही सामान आ रहा है। तो अभी आपको याद होगा कि 25% की जो टैरिफ है, वो ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर भी लगा दिया है। चीन पर तो लगा ही है। चीन पर अगर आप देखें सही मायने में 75% लग चुका है टैरिफ। हाँ, काफी बड़ा टैरिफ है। तो इसीलिए वहां के जो बिजनेसमैन है, अब एक बिजनेसमैन ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, वो यूं ही उसे वेस्ट नहीं जाने देगा। आप सोचिए, अगर कल को आपके ही बिजनेस पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया जाए, तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आप सोचेंगे भाई कैसे जितना इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, ये इन्वेस्टमेंट को कैसे मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में बदला जाए। दूसरा, आप जो एम्प्लॉयज को तनख्वाह दे रहे हैं वो तो अपने पॉकेट से दे रहे हैं फिर। तो यही सारे जो खतरे हैं, ये चीन के बिजनेसमैन के ऊपर आए और वो लोग फालतू में मारे जा रहे हैं। पॉलिटिकल वॉर चल रहा है बस चीन और अमेरिका में, उसमें ये जो बिजनेसमैन है चीन का, ये मारा जा रहा है। तो इसने क्या किया, मतलब एक फैक्ट्री को आप सेटअप कहीं और कर रहे हैं, अभी आपने इन्वेस्टमेंट कहीं से किया है, फिर कहीं और सेटअप कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। और अंततः ये सारे खर्चे जो है आपके एंड प्रोडक्ट पर आते ही आते हैं। तो इसलिए चीन ने चाहे वो मेक्सिको हो चाहे कनाडा हो, फिर उसके अलावा जैसे वियतनाम मैंने बताया, थाईलैंड बताया, लाओस, कंबोडिया बताया, इंडोनेशिया बताया, मलेशिया, ये सारे देशों में चीनी बिजनेसमैन आने लगे। इवन बांग्लादेश में भी कुछ एक चीनी बिजनेसमैन आकर के और म्यांमार में भी आकर के इन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो असल में वो कंपनी चीनी होती है, लेकिन उसे मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन थाईलैंड लिखा होता है। फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन बिजनेसमैन अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में भी जो, भले ही आप देख रहे हो चीन में इंडस्ट्री का नाश हो रहा है, खत्म हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन चीन जो वर्ल्ड की फैक्ट्री है वो आज भी बना हुआ है। चीन के बिना आज भी दुनिया का काम नहीं चल सकता, ये बात तय है। हमारे यहाँ भी जो आज सामान आ रहा है, ये मलेशिया के रास्ते, स्ट्रेट ऑफ मलाका के रास्ते आता है, कभी इंडोनेशिया के रास्ते आता है, कभी वियतनाम से आता है, तो होता सामान चीनियों का ही है। तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई ऑल्टरनेट बनाया ही नहीं है अभी तक। तो इसलिए अमेरिका की जो सर, टैरिफ है, टैरिफ हमने वॉर से, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, हमने अल्टरनेट नहीं जी, बनाया, दुनिया में अल्टरनेट है ही नहीं। एक चीज होती है जब आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के। आपको पता है कि हम्म, भैंस पाल के दूध निकालना बड़ा महंगा है। मदर डेयरी से आप जाइए, आप 70-80 रुपए खर्च करिए, 1 लीटर दूध ले आइए। जब आपकी डिपेंडेंसी ऐसी होती है, सप्लाई पूरी सुचारू रूप से चल रही होती है, तो आप क्यों भैंस पालेंगे? आप बोलेंगे यार भैंस पालो, फिर चारा लाओ, क्या करो, कैसे खर्चा वर्चा, फिर भैंस को फिर वेटनरी सर्जन के पास भी ले जाना पड़ेगा समय से, फिर इंजेक्शन, दवाइयां वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। और सरदर्दी भी है। ठीक है। तो जब दूध की सप्लाई प्रॉपर चल रही है और आप दूध बाजार से खरीदते हैं, आप भैंस नहीं पालते। लेकिन जब वही सप्लाई बाधित हो जाती है, सप्लाई रुक जाती है, तब आप सोचते हैं यार सुबह की चाय कैसे बनेगी, दूध तो है ही नहीं, अब भैंस हमने पाली नहीं, तो अब भैंस पालना पड़ेगा। तो भैंस पालने के एक अलग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग है वो तो। और एक हम पूरी हैबिचुअल है नहीं। हम हैबिचुअल है नहीं उसके, हमें मतलब भैंस को चारा देना तक नहीं आता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब धीरे धीरे जब दुनिया दूसरे मोड में आ गई है कि साहब अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर चलता ही रहेगा ये, तो इसके ऑल्टरनेट बनने लगे। अब इससे होता क्या है, रातों रात कोई ऑल्टरनेट बन के नहीं आता है। अब जैसे चीनियों ने वियतनाम में अपनी फैक्ट्री लगाई, अब वहां जो वियतनामी लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, तो वो भी सोचेंगे भाई हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अपनी फैक्ट्री लगा लेते। जैसे मारुति कार यहाँ आई थी, तो स्टीयरिंग बनाने के अलग, शीशे बनाने के अलग, दरवाजे बनाने के अलग इंडस्ट्री, वो जो कुछ नहीं है तो सब गियर का जो हैंडल है वो बनाने के अलग इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां लगती चली गई। क्लच और उसका एक्सीलेटर के पैडल बनाने की अलग फैक्ट्री लग गई, सीट बनाने की अलग। तो इस तरह से वहां भी लोकल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी और फिर ये जो डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डिफ्यूज होगी और फिर और जगह फैलेगी। तो उस वजह से उस तरीके से काम आसानी से किया जा सकता है और उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ऑल्टरनेट तो मिल जाता है। सर, अब यही चीज है कि हाँ ठीक है, अब दुनिया एक, चाइना वाले भी एक अल्टरनेट फॉर्म में है,
दुनिया भी एक अल्टरनेट जी, फॉर्म में जा रही है। लेकिन कई बार जैसे आपने अभी जैसे कहा कि भाई ट्रंप के आने के बाद टैरिफ का जो एक इशू है वो तो क्रिएट हो ही रहा है और वो सबकी जी, बाजुएं मरोड़ रहा है। एक यहां सुनने में आया कि काउंटर टैरिफ भी लगाए जा रहे हैं। चाइना तो अपनी फैक्ट्रियां लेके बाहर भाग रहा है, अमेरिका कहाँ जाएगा? अमेरिका भी तो की सामानों पे भी तो चाइना ने काउंटर टैरिफ लगा दिया है। चाइना भी एक बड़ी मार्केट है, तो उनका क्या होगा? जी। और अभी जैसे खबर आई थी कि गूगल के ऊपर भी एक दो केस ठोक दिए चाइना ने। वैसे भी गूगल बैन है चाइना में। गूगल की जगह बाइडू चलाते हैं वो लोग। यूट्यूब की जगह यूखाओ चलाते हैं। फेसबुक की जगह रेनरेन चलाते हैं। आपका व्हाट्सएप की जगह वो चलाते हैं, आपका वीचैट चलाते हैं। फिर सीना वेबो है उनका एक वेबसाइट, सीना वेबो जिस पर अपने वो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, अपनी बातें लिखते हैं। तो बहुत सा ट्विटर का भी निकाल रखा है इन लोगों ने, बहुत सारे वो इनके ऑल्टरनेट वो हैं। तो लोकल चीनी जो है वो गूगल नहीं देखता है, क्योंकि गूगल इंग्लिश में है और चीनियों की इंग्लिश कमजोर है। बहुत सारे चीनी इंग्लिश जानते ही नहीं है। मतलब यहाँ फिर भी आप अगर रोड पर चलें, अंग्रेजी में किसी से बात करें तो आपको अंग्रेजी में बता देगा आपको कहाँ जाना है, आप चले जाएंगे। लेकिन वहां पर कोई लोग बड़े मददगार हैं वहां पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां अंग्रेजी जानने वाले बहुत ही कम हैं। तो वो लोग अपनी भाषा में अपने खुद के सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और गूगल का कोई बहुत बड़ा बाजार मुझे नहीं लगता चीन में है, क्योंकि वहां बाइडू पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और गूगल को के ऊपर चाइना ने लगाया, लेकिन गूगल के लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। अगर नहीं, आप मैं कह रहा हूँ स्पेनिश या केस फ्रेंच। वगैरह करने के पीछे का फिर ऑब्जेक्टिव क्या बसता है? कि मुकदमा कर दिया कि भाई तुम हमारी पॉलिसीज फॉलो नहीं कर चीन रहे। जी, चीन की पॉलिसी थोड़ी रिटेलिएटिव है, रिएक्शनरी पॉलिसीज होती है उसकी। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी कुछ वैसा करेंगे। जैसे नैन्सी पेलोसी जब ताइवान की यात्रा कर रही थी, तो चीन ने क्या किया, लड़ाकू विमानों को अपने क्या बोलते हैं, अपने वायु सीमा क्षेत्र से बाहर उड़ा दिया और ताइवान के आसपास उड़ा दिया। लेकिन ताइवान के एकदम वायु सीमा में नहीं घुसे, क्योंकि अमेरिका का मामला था। तो वो रिएक्शन उन्होंने दिया। हालांकि इससे अमेरिका को कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, क्योंकि चाइना छोड़ के अमेरिका के लिए पूरी दुनिया है गूगल के लिए। तो आप जर्मन भाषी क्षेत्र में जाइए, दुनिया के कुछ एक इलाके जहाँ जर्मन बोली जाती है, स्पेनिश और फ्रेंच बोली जाती है। अमेरिका में स्पेनिश भी बोली जाती है, कनाडा में फ्रेंच बोली जाती है अंग्रेजी के साथ साथ। तो गूगल के ये सारे संस्करण भी मौजूद हैं, तो गूगल को नुकसान नहीं है। और बाइडू वही लोग यूज करते हैं जो चीन में रहने वाले हैं, या फिर चीनी लोग दूसरे देशों में जो रहते हैं। और जब चीनी बाहर निकल जाता है तो तब वो गूगल यूज करता है। वो क्यों मना करेगा गूगल यूज करने से? और जो केस किया है चीन ने, इसका गूगल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले गूगल का एक ऑफिस था चाइना में, लेकिन वो बंद हो गया, फिर हांगकांग में खुला उन्होंने। मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी है, हांगकांग वाला भी ऑफिस बंद हो गया, वो सिंगापुर में है। सिंगापुर से गूगल ऑपरेट करता है। आप प्रतिबंध लगाते रहिए, लेकिन वो तो वीपीएन से सारे चीज चलते, फेसबुक भी चलता है चाइना में। आप वीपीएन यूज करिए, तो वीपीएन से यूट्यूब चलेगा, फेसबुक चलेगा, गूगल चलेगा, और बाकी सारे जो इंस्टा वगैरह है सब चलेंगे आपके। तो उसका कोई मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा गूगल के तो ऊपर। सिर्फ अगर मैं वही चीज कह रहा था कि अगर चाइना भी अपनी 25% टैरिफ्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगा रहा है, तो बहुत से प्रोडक्ट्स अमेरिका के बिकते ही हैं चाइना के अंदर। जी, तो जी, जी, काउंटर के जी। अंदर जिस तरीके से होगा, तो जितना नुकसान चाइना का होगा, चाइना को तो 35 मिलियन की जो मार्केट है या 35 करोड़ की जो मार्केट है वो निकालनी पड़ेगी, वो छोड़नी पड़ेगी। जी, लेकिन चाइना को तो अमेरिका को तो चाइना की एक 140 करोड़ की मार्केट छोड़नी पड़ेगी। तो दोनों में तो चाइना का अमेरिका का नुकसान ज्यादा है। तो क्या अमेरिका का अमेरिका भी इस चीज की नुकसान तरफ है। ध्यान दे या देगा? अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बहुत ही जल्दबाजी में ये फैसला लिया है और इसके लिए कोई काउंटर मेजर नहीं बनाए हैं। अगर आज की तारीख में चीन अमेरिका के शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल ले, तो अमेरिका को सीधे तौर पर 1 खरब डॉलर का, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा, ये बोला जा रहा है। और अमेरिका के पास इसका कोई काट नहीं है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी इस समय बताते हैं 34 ट्रिलियन डॉलर की है। और चाइना के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो भले ही अपनी इकोनॉमी को 18 या 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बोले, लेकिन असल में वो इकोनॉमी 10 या 8 ट्रिलियन डॉलर की ही है। बाकी सब हवा हवाई मामला, ऐसा बता रहे हैं लोग। ठीक है। लेकिन आ, नुकसान यकीनन, चाइना ने अगर प्रतिबंध लगाया है, अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया है,
तो नुकसान अमेरिका को भी होगा, उसके बिजनेसमैन को भी होगा। जैसे 2018 या 19 में अमेरिका के बीफ उत्पादकों के साथ-साथ चिकन उत्पादकों के साथ सोयाबीन के जो खेत लगाते थे लोग, खेती करते थे, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर अमेरिकन जो खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो रो रहे थे कि हमारा सोयाबीन सोयाबीन सबसे ज़्यादा चीन में ही खाया जाता है। सोयाबीन का दूध बनाते हैं वो लोग, सोयाबीन का टोफू बनाते हैं, और टोफू भी 1 नहीं 20 तरह के टोफू होते हैं उनके यहाँ। जैसे चीज़ 20 तरह के बनते हैं, उसी तरह टोफू 20 तरह के बनते हैं। मैंने खुद देखा वहाँ के बाज़ारों में बिकता हुआ, और वहाँ के लोग गाय का दूध कम, सोयाबीन का दूध ज़्यादा पीते हैं। वहाँ सोयाबीन का दूध बहुत मिलता है, फ्रेशली निकाला हुआ, ताज़ा आपके सामने निकाला हुआ दूध भी होगा, और पहले का निकाला हुआ भी रहता है। तो वो जो सोयाबीन का सारा जो वो था, सब वो बर्बाद हो गया वहाँ पर। अमेरिका को नुकसान हुआ था इसका, और अमेरिका ने अपने किसानों को कोई मुआवज़ा वगैरह भी नहीं दिया था। ऐसी कहीं कोई खबर नहीं आई थी अमेरिकन अखबारों को, मैगज़ीन को आप पढ़िए कि उन लोगों ने बीफ उत्पादकों को, चिकन उत्पादकों को, या फिर इन्हें सोयाबीन की खेती करने वालों को कुछ मुआवज़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो नुकसान अमेरिका का भी होगा, ऐसा नहीं है, वन वे नहीं चलता है ये। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो आपके हाथ में भी चोट लगेगी, ऐसा नहीं है उसके गाल पर ही चोट लगेगी। तो ये नुकसान तो अमेरिका का भी होगा। लेकिन ये है कि इसमें अमेरिका को सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा बाज़ार है, इसमें कोई शक नहीं है। और चीन के इस समय थोड़ी-सी क्रय शक्ति जो है, खर्च करने की शक्ति में कमी ज़रूर आई है। क्योंकि अब फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंसी थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर। पे हाइक वगैरह की बजाय पे कटौती हो रही है वहाँ पर। वहाँ डिफ्लेशन हो रहा है इन्फ्लेशन की जगह पर। जो सामान पहले आपको 10 युआन का मिलता था, आज वो आपको 8 या 7 युआन का मिल रहा है, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ये सब हो रहा है वहाँ पर। लेकिन बावजूद इसके अभी इसी वजह से शी जिनपिंग ने पिछले साल की शुरुआत में बोला था, हमें अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पर ज़ोर देना है। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग बना करके वहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी ना होकर के हम डोमेस्टिकली हम सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें और कंज़्यूम करें। तो अब पता नहीं उसका अभी कितना असर हुआ होगा, उस साल भर में तो होता नहीं उसका असर। सर एक डाटा आया था, और ये लास्ट जी, क्वेश्चन है मेरा। डाटा में ये था कि दुनिया में सबसे ज्यादा कारें कहाँ बिक रही हैं, तो चाइना में। सबसे बड़ी जी, कार कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाई है, ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी BYD जी। नाम की है। अब सर एक तरफ डिफ्लेशन दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। दूसरी तरफ चाइना ये डाटा रिलीज कर रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा कारें मेरी बिक रही हैं। ये बात भी ये उतनी ही सही है जितनी ये बात सही है कि चाइना में डिफ्लेशन हो रहा है। चाइना न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में नंबर 1 है, बल्कि उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियाँ बनाने में भी नंबर 1 है। चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल बहुत सारा है, लिथियम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है उसके पास। दुनिया में सबसे ज़्यादा, अमेरिका से ज़्यादा लिथियम उसके पास है। सबसे ज़्यादा बैटरियाँ वो बना रहा है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अभी कि अमेरिका के पास, माफ़ कीजिएगा, चाइना के पास जो है थोड़ा-सा पैसे की कमी आ रही है, लोगों में खर्च करने में कमी आ रही है। तो ये टेम्परेरी फेज़ है। बहुत जल्दी चीन इससे उभर जाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर, हाँ, एक एक ड्रॉबैक ये भी है उनके पास कि जनसंख्या सिकुड़ रही है। अब वहाँ पर लोग शादी नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, उसके पीछे वजह आर्थिक ही है। और पहले ही मतलब काफ़ी समय से इन लोगों ने एक-एक बच्चे की पॉलिसी 1978 के बाद से एक बच्चे की पॉलिसी अपना रखी थी। उससे जो उल्टा पिरामिड बन गया है जनसंख्या का, तो वो थोड़ा-सा नुकसानदायक है। बावजूद इसके वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। भारत जैसे तो नहीं हो रहे, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं वहाँ पर, और बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। तो जिस इकोनॉमी में, जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा कंज़म्पशन हो रहा है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर ये एक साइकिल चल निकलता है कि प्रोडक्शन और कंज़म्पशन दोनों हो रहा है। डिमांड तो बनी हुई है, डिमांड स उसकी बनी हुई है, ठीक है? तो उसकी वजह से ये इकोनॉमी राइज़ करेगी, करेगी, इसे आप रोक नहीं सकते। या तो जापान जैसी इकोनॉमी हो जाए जो कि पूरी तरह नेगेटिव जा रही है, स्कैंडिनेविया जैसी माफ़ कीजिएगा, जनसंख्या हो जाए चीन की, जापान और स्कैंडिनेविया जैसी कि पूरा नेगेटिव जा रहा है। लेकिन यहाँ बच्चे तो पैदा हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सारे लोगों ने बस तय कर लिया भई हम शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि हमारे पास कमाने को कुछ नहीं है। जो आदमी पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आज आर्थिक हालत खराब होने की वजह से वो रैपिडो चला करके खाना
माफ कीजिएगा रैपिडो नहीं, जो हमारे हाँ यहाँ वैसे ब्लिंकिट भी वगैरह है उस तरह से सामान डिलीवरी कर रहा है वो आदमी, लेकिन कर रहा है, कमा रहा है वो भी आदमी, उसमें भी कंपटीशन हो गया लेकिन लोग कमा रहे हैं, कमाई घट गई है लेकिन कमाई खत्म नहीं हुई है, ये भी आप देखिए। तो जब जब गाड़ियां ज्यादा बन रही हैं, अभी बिक नहीं रही, ये बात भी सही है, सबसे ज्यादा गाड़ियां बन रही हैं लेकिन बिक नहीं रही वहां पर, क्योंकि अभी सेल्स में काफी गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट कब तक रहेगी? ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। अब चीनियों की एक आदत होती है कि वो साइलेंटली और बहुत ही सीरियस तरीके से कॉन्सिस्टेंटली काम करते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था उनकी डाउन चल रही है, अब ये अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है, गिर तो सकती है आसानी से, लेकिन इसे उठने में कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं, और वो भी मैक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर नहीं। जब इस अर्थव्यवस्था को फिर से 10 साल हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसने फिर से अच्छे से राइज कर लिया है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन और डिमांड है, डिमांड सप्लाई भी है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था चल निकलती है। अब भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, कितना कोविड आया, कितनी अर्थव्यवस्था डाउन रही, लेकिन देखिए यहाँ पर लोग कमा खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मांग भी है, सप्लाई भी है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो ये तीनों चीजें मौजूद हैं जिस अर्थव्यवस्था में, उस अर्थव्यवस्था को आप डुबा नहीं सकते। वजह ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था यूरोप के उन देशों की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं, जैसी नहीं है, जहां पर कि साहब डिमांड ही आप नहीं रेज कर पा रहे हैं। यहाँ चाइना में डिमांड बहुत है। अभी देखिए, अभी बैटरी की कार नहीं बिक रही, सरकार ने वो दिया हुआ है, रियायत वगैरह भी दे रखी है। नॉर्मल गाड़ियां भी उतनी नहीं बिक रही हैं, लेकिन बिक रही हैं फिर भी। अगर आप किसी भी देश, यूरोपीय देश के कार के बिकने के वॉल्यूम से तुलना करें तो चीन में आज भी ज्यादा कारें बिक रही हैं। आज भी सबसे ज्यादा ही मिलेंगी। आप बिल्कुल सही कह सबसे रहे ज्यादा हैं, बिक रही क्योंकि हैं, क्योंकि क्योंकि बहुत वहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भाई आपके यहाँ अगर 10% लोग कार खरीद रहे हैं, मान लीजिए हंगरी में 10% लोग कार खरीद रहे हैं, जहाँ की आबादी 3-4 करोड़ की है। अब चाइना में अगर 10% लोग कार खरीद रहे हैं तो कितना फर्क हो गया? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उसका 10% कितना हो गया? 14 करोड़ वो और वो तो 40 लाख। हाँ, और यहाँ 3 करोड़ की आबादी नहीं है, तो वो तो मतलब 14-15 गुना ज्यादा बिक्री होगी पहले ही। खैर सर, आपने जो टाइम दिया और जिस तरीके से समझाया, जिस सीधे तरीके से समझाया सर, वो बहुत अच्छा था। सर तारीफ करनी पड़ेगी, धन्यवाद। लिटरली बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं खुद एक टीचर हूं, लेकिन मैं एडमायर करता हूं कि आपने जिस सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाया। हमारी एक फिलोसॉफी होती है, हम जितने ज्यादा सिंपल तरीके से समझाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, और आपने उतने ही सिंपल तरीके से समझाया, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स ले लेकर। सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद। तारीफ मेरी तरफ से। सर आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना समझ में आया कि हाँ, हवा ज्यादा है, इतनी पैनिक है नहीं। दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, चलो 18 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन तो है, लेकिन जब ये 10 ट्रिलियन हुई तो मेरे दिल को तसल्ली हुई कि 5 ट्रिलियन अगर हम हैं तो 4 गुना नहीं है, वो हमसे 2 गुना ही है। जी। और मैं ये मानकर चलता हूं कि इंडिया वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं, और अगर वो 10 ट्रिलियन और 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर है और हम 5 का सपना देख रहे हैं, तो हम इसका मतलब एक ठीक ट्रैक पर हम भी हैं, इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, आने वाले टाइम में हम उसको कवर कर सकते हैं अगर हम ठीक से काम करते रहे तो। सर आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता रहूंगा। अभी के लिए हम इतना ही जी रखेंगे। जरूर। धन्यवाद, थैंक यू सर। जी धन्यवाद।